बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कई रोज़ की मेहनत के बाद बिलाखिर कुरम में दर हकीकत जंग बंदी हो गई है। कुरम में जो ये जंग शुरू हुई थी वो 21 नवंबर से शुरू हुई थी और 21 नवंबर को जो एक काफ़िला जा रहा था उसके ऊपर नामालूम अफराद की फायरिंग हुई और जो इतलात थी 40 से ज़ायद लोग, उसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे, उन्हें शहीद कर दिया गया। उसके बाद अपर कुरम ने ये इल्ज़ाम लगाया कि जी ये लोअर कुरम वालों ने किया है और जवाब में उन्होंने बगन पे हमला करके वहाँ पर भी दर्जनों लोगों को शहीद कर दिया और इस तमाम वाक़यात के फिर एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा जन हो गए, एक दूसरे पे हमले हुए। 130 से ज़ायद लोग शहीद हुए हैं, जाबहक हुए हैं और इसी तरह 100 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं। कई ज़ख्मी तो अभी भी इंतहाई संगीन सूरत हाल से हैं, तशवीशनाक हालत में हैं और उन्हें इंतहाई ज़रूरी तौर पे फ़ौरी तौर पे तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वहाँ पर जरगे के ज़रिए पहले गवर्नर ने, फिर वज़ीर आला ने और उससे कबल हमने देखा कि जो वज़ीर कानून हैं आफ्ताब आलम साहब और बैरिस्टर सैफ साहब, उन्होंने वहाँ पे जरगों की सरबराही की और ये जंग बंदी की कोशिश की जिसने तकरीबन अगर देखा जाए तो 2 हफ्तों से ज़ायद का वक्त लिया वहाँ पे जंग बंदी होने में, लेकिन बिलाखिर जंग बंदी हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अब ये तो क्लेम कर रही है कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है उनकी कि उन्होंने वहाँ पे जंग बंदी कर दी है, लेकिन क्या दर हकीकत ये उनकी कामयाबी है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनका हेलीकॉप्टर 3 मरतबा कुरम जा चुका है। अपर कुरम का रास्ता बंद है, इसलिए वहाँ पे वो मेडिसिन ले गया है, अद्वियात ले गया है, कुछ खाने पीने की चीज़ें भी ले गया है और हुकूमत ये कह रही है कि देखें जी हम इतनी ज़्यादा अवाम पसंद हैं या अवामी हुकूमत हैं कि रास्ता बंद होने पे हम वहाँ पे हेली के ज़रिए सहूलत दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि हुकूमत है तो रास्ता क्यों बंद है? हुकूमत क्यों नाकाम है अक्टूबर से ये बंद रास्ता खोलने में? हुकूमत कहती है कि हमारी रिट है, हम वहाँ पर 60 से ज़ायद चेक पोस्टें कायम करेंगे, किसी को भी असलहा इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी, किसी को भी अपने बंकर बनाने की या वहाँ पे चेक पोस्टें बनाने की या वहाँ पे ऊपर जो उन्होंने चेक पॉइंट्स बनाए हैं, पिकेट्स बनाए हैं, उस इजाज़त नहीं होगी। तो फिर ये रास्ता क्यों बंद है? हुकूमत, रियासत, तमाम इदारे इस पे मुत्तफिक हैं कि जी हमारी रिट चैलेंज हुई है, तो फिर रास्ता क्यों बंद है और क्यों लोग वहाँ पे आज़ादाना इस रास्ते को इस्तेमाल नहीं कर सकते? ये वाज़े करता है कि हुकूमती रिट नहीं है। हुकूमत हेली के ज़रिए कितना सामान पहुँचाएगी और कितने लोग वहाँ जा सकेंगी? वो इलाका इस वक्त मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ पे दोनों फ़िरकों के लोग हैं वहाँ पे, वो इस वक्त जेल के अंदर रह रहे हैं। उनका जो कनेक्शन है पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से वो कट चुका है, वो रास्ता इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उस रास्ते को खोलने के लिए कोई भी तरीक़ाकार नहीं अपनाया जा रहा। एक ख़ास इलाके के लिए कुछ इल्ज़ाम लगा रहे हैं लोग कि जी वहाँ पे तो मेडिकल की जो एड है वो पहुँच रही है, दूसरा इलाका जो है वहाँ पे नहीं पहुँच रही है, वहाँ के लोग भी नहीं आ सकते हैं, एम्बुलेंसेस पे, मुसाफिर गाड़ियों पे हमले हो रहे हैं। तो फिर रियासत किधर है? हुकूमत हेलीकॉप्टर भेजने को अपनी कामयाबी ना करार दे, बल्कि वहाँ पे क़याम अमन के लिए, रास्ता खोलने के लिए जो उसकी जिम्मेदारी है, जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि हुकूमत ने अपना किरदार अदा कर दिया है और अब वहाँ पे अमन है। कुरम का एक टेस्ट केस है कि हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट, तमाम रियासत किस तरह पूरे कबाइल के अंदर अपना असर रसूख, अपनी रिट और फिर वहाँ पे अमन कायम कर सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के 3 इंतहाई अहम महकमे, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जिसको अमूमी तौर पे हम लोग आबनोशी कहते हैं, और हाउसिंग, इन तीनों महकमे के 3 सेक्रेटरीज को आपस में तब्दील कर दिया गया है। यानी शिकवा ये होता है कि जी ये एक सेक्रेटरी इधर चला गया, दूसरा वहाँ चला गया, तीसरा यहाँ आ गया। अगर किसी एक की कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो वो किसी और जगह पे कैसे काम करेगा? और ये तीनों महकमे कोई एक ही नौइयत के महकमे हैं। हाउसिंग के महकमे का ये काम है कि वो डेवलप करेगी हाउसिंग सोसाइटीज़ को, तामीरात का काम करेगी। फिर लोकल गवर्नमेंट का भी तकरीबन यही काम है और साथ ही वो पीने का साफ पानी और कचरे का काम भी करती है। और फिर महकमा आबनोशी, उसका काम पानी का है, उसके अंदर भी यही तरीक़ेकार है, वहाँ पर भी ठेके होते हैं। इन तीनों के अंदर दबा के ठेकों का काम होता है। अब इन तीनों के सेक्रेटरी बदले क्यों? पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे ख़याम साहब, हाउसिंग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे डॉक्टर अंबर और लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी थे जनाब दाऊद साहब। लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी दाऊद साहब को उठा के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का सेक्रेटरी लगा दिया गया।
पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का सेक्रेटरी खयाम साहब को उठा के हाउसिंग का सेक्रेटरी लगा दिया गया और हाउसिंग के सेक्रेटरी डॉक्टर अंबर को उठा के लोकल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी लगा दिया गया। ये तमाम जो शफलिंग हुई है, इतलात ये आ रही हैं कि इन तीनों से वादा था कि आपको अच्छी अच्छी जगह ही लगाया जाएगा, कहीं और नहीं लगाया जाएगा, और उस अच्छी जगह पे लगाने के लिए ही इनकी शफलिंग हुई आपस में। लेकिन मसला असल में खयाम साहब का था। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में, जिससे पहले भी हमने बताया था कि कोई 11 क्लास 4 की भर्तियां हुई थी और एक सेक्शन अफसर के साथ वजीर मोहतरम का झगड़ा भी हुआ, काफी मामला आगे बढ़ा भी, इसकी इंक्वायरी भी चली। उसके अंदर सेक्रेटरी साहब कहीं ना कहीं से कड़ियां उनके साथ मिल रही थी। और सिर्फ ये क्लास 4 की भर्ती नहीं है, बल्कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में डेवलपमेंट फंड चंद मंजूर नजर ठेकेदारों को जारी करने से मुताल्लिक भी मुतल्लिका वजीर साहब ने कहा कि जी मेरा इससे कोई काम नहीं है, ये सेक्रेटरी है, ये जिम्मेदार है, और अगर कोई भी खुर्द-बुर्द होती है, कोई भी बेकायदगी होती है तो इस सेक्रेटरी के गले सब कुछ आएगा। सेक्रेटरी और मिनिस्टर साहब की कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही थी। पख्तूनयार साहब वहां के मिनिस्टर हैं और सेक्रेटरी जो हैं वो हैं खयामुल हसन साहब पहले थे। तो उस झगड़े को खत्म करने के लिए खयाम साहब को हाउसिंग भेज दिया का, जहां पे डॉक्टर अमजद साहब मिनिस्टर हैं, मुआविन खसूसी हैं, वहां से उठा के डॉक्टर अंबर को लोकल गवर्नमेंट में ले आए, जहां पे अरशद साहब मिनिस्टर हैं, और फिर वहां से लोकल गवर्नमेंट के दाऊद साहब जो हैं वो अब चले गए हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। तो इन तमाम को आपस तब्दील किया गया, इसलिए क्योंकि एक सेक्रेटरी के ऊपर उसके अपने मिनिस्टर ने अदम एतमाद कर दिया कि जी ये बंदा जो कुछ कर रहा है मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं, आप लोग जिम्मेदार हैं, और जिसने लगाया है वो जिम्मेदार है, और जो कुछ ये कर रहा है उसके हवाले से फिर मैं किसी किस्म की सफाई नहीं दूंगा। तो अगर इस हद तक एक मिनिस्टर बात कर रहा है तो सेक्रेटरी को आपने फिर कहीं और एक और अच्छी जगह पे, हाउसिंग डिपार्टमेंट उससे ज्यादा मजबूत महकमा है, एक और बड़ी जगह पे कैसे बिठा दिया। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा है, जो चाहे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कर सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमूमी तौर पे एक बड़ा शिकवा ये आता है कि गल्ला गोदाम जो है वहाँ पे गैर कानूनी तौर पर खाना या खाने की चीज़ें जो हैं, अशिया खुर्दन जो हैं, उसको ज़ख़ीरा किया जाता है। महकमा सनत और हुर्फत का ये डेटा सामने आया है कि सूबे में इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में कोई 429 के करीब 529 के करीब, माजरत चाहूँगा, टोटल गल्ला गोदाम है। इस 529 के अंदर सिर्फ 201 रजिस्टर्ड हैं, उसमें भी 44 जो हैं वो सरकारी हैं और बाकी गैर सरकारी हैं, और 328 जो हैं वो प्राइवेट हैं, और वो सारे के सारे गैर कानूनी हैं, गैर रजिस्टर्ड हैं। अब इन 328 के अंदर कितनी चीनी आई, कितना चावल आया, कितना गंदम आया, जितने भी गल्ला गोदाम है, जितना भी गल्ला आया वो कितना रखा गया, कितना स्टोर हुआ और कितना वहां पे जखीरा अंदोजी हुई, सरकार के पास कोई डेटा नहीं है। सरकार को कुछ पता नहीं होता कि ये कब खुले, कैसे खुले, डिप्टी कमिश्नर कहाँ थे जब ये गल्ला गोदाम बन रहे थे, महकमा सनत कहाँ था, महकमा खुराक कहाँ था, कोई कहाँ था, कुछ पता नहीं है। अब हुकूमत ने ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं महकमा सनत और हुर्फत को कि आप तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मिलके इन इल्लीगल 328 गल्ला गोदामों की रजिस्ट्रेशन करें, फौरी तौर पे करें, और फिर GIS मैपिंग करें। सिर्फ GIS मैपिंग नहीं करनी, इन तमाम, इनके साथ बाकी भी जो हैं, जो 529 हैं, उन तमाम 201 रजिस्टर हैं, उनकी भी GIS मैपिंग करें, और इस गल्ला गोदाम के अंदर, हर गल्ला गोदाम के अंदर जितना भी गल्ला आएगा उसकी भी एंट्री होगी, और जितना भी गल्ला वहां से निकलेगा उसकी भी एंट्री होगी, ताकि हमें अंदाजा हो कि खैबर पख्तूनख्वा के 529 गल्ला गोदामों में कितनी गंदम, कितना चावल, कितना चन्ना, कितना लोबिया, कितना अशिया खुर्दनोश जो है वो मौजूद है। और मार्केट में अगर कीमतें जो हैं वो फ्लक्चुएट होती हैं तो वो भी तरह चेक किया जाए कि क्या कुछ है और क्यों हो रहा है। तो ये इकदाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ज़ख़ीरा अंदोज़ इस इकदाम को होने देंगे।